हाँ जी। तो आज अपने शुरू करते हैं भारत का भूगोल। बहुत अच्छी पैटर्न के साथ में सिस्टम से चलेंगे पूरा भारत का भूगोल। ठीक है। भारत के भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले अपने अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से चलते चलेंगे और अच्छे से अपने नोट्स भी तैयार करेंगे। जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपकी लाइव क्लास के साथ में टेस्ट भी रहा करेगा, वो टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के अंदर मिल जाया करेगा। ठीक है। तो भारत के भूगोल में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, एक इसके अंदर जो पहला लेसन पढ़ेंगे, अपने जो पहला पेज होगा उसके अंदर इंडेक्स बना लेना भाई, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर अपने पढ़ने वाले सामान्य परिचय का पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात करता हूँ भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन पढ़ने वाले भारत का भौतिक विभाजन। तीसरा अपवाद अंतर पढ़ने वाले हैं, अपवाद अंतर पढ़ने वाले हैं। भारत की जलवायु, जलवायु पढ़ने वाले हैं। मृदा, ये पढ़ने वाले हैं। 6 पे बात करता हूँ। भारत की कृषि पढ़ने वाले हैं, कृषि। 7 पे बात करता हूँ। भारत के उद्योग पढ़ने वाले हैं, उद्योग। ऊर्जा, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, 9 की बात करता हूँ तो खनिज हो गया, धात्विक व अधात्विक खनिज पढ़ने वाले हैं। खनिज, इसमें धात्विक अधात्विक खनिज आपके ईंधन खनिज के अंदर भी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, 10 पे बात करता हूँ तो आपका कौन सा रहेगा, वन एम वन्य जीव, वन एम वन्य जीव, सॉरी वन एम यानी कि अभ्यारण्य इसके साथ आपका आ जाएगा। ठीक है। और वनस्पति रिपोर्ट भी जो भी होती है वो भी आपके इसके साथ में कवर कर लेंगे, अभ्यारण्य वगैरह। 11 पे परिवहन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, परिवहन। और 12 पे पर्यावरण भी इसके साथ अपने पढ़ने वाले हैं। यानी कि भारत के भूगोल में इतने सारे टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे अपना जो पहला का टॉपिक रहेगा वो भारत का भूगोल के अंदर कौन सा सामान्य परिचय टॉपिक रहेगा, तो इसको एडिंग लगा लेना। और चलते अपने सामान्य परिचय, जो सबसे पहला लेसन अपना होता है सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में क्या पढ़ने वाले, ये पहला लेसन अपना हेडिंग लगा लेना। और पहले लेसन के अंदर 4 बातें लिखना भी पड़े, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले, टॉपिक के अंदर कौन कौन से पढ़ेंगे। एक तो भारत की स्थिति को पढ़ेंगे, भारत की स्थिति कहाँ पे पड़ती है। दूसरा पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल। तीसरा पढ़ेंगे भारत की स्थिति व विस्तार, स्थिति व विस्तार को पढ़ेंगे। फिर अपने पढ़ेंगे 4 नंबर पे राज्य व राजधानियां। फिर पढ़ेंगे 5 नंबर पे कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसको पढ़ना पड़ेगा इसलिए। फिर 6 पे पढ़ेंगे मानक समय रेखा। अच्छा, फिर पढ़ेंगे अपने जलीय सीमा, ये नोट कर लेना भाई कॉपी के अंदर। और से फिर 8 पे पढ़ेंगे स्थलीय सीमा। अच्छा, जैसे इतना कुछ पढ़ लेंगे अपने
जैसे ही अपने इतना कुछ पूरा पढ़ लिया जाएगा तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका भारत का सामान्य परिचय यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही इतना पढ़ लेंगे आपका भारत का सामान्य परिचय यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी टॉपिकों को पढ़ेंगे अपने, यानी कि सामान्य परिचय का टॉपिक रहता है। सामान्य में इतना कुछ पहले लिख लेना, इंडेक्स तैयार कर लेना, इतना कुछ पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। पहले मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाया उस पॉइंट का नाम है भारत की स्थिति। तो आपको पता होना चाहिए भारत की स्थिति कौन सी बात किया जा रहा है भाई, भारत की स्थिति। देखो भारत की स्थिति में अगर मैं बात करता हूं, भारत की स्थिति में कौन सी बात कर रहा, अगर ये ग्लोब है, ठीक ही बन गया, ये ग्लोब है, ग्लोब के मध्य से एक रेखा गुजरती है, इसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री के अक्षांश के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जब आगे और अपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार समझना है थोड़ा सा। 0 के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पे एक मध्य से इस प्रकार काटती है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, इसे अक्षांश कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर भारत को 2 भागों से काटती है, इसका इस साइड का पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, इसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। मैं सिंपल सा कहूं, जो ऐसे आड़ी रेखा होती है, लेटी हुई होती है, उसे अक्षांश कहा जाता है, जो खड़ी होती है उसे लॉन्गिट्यूड जो होती है उसे देशांतर कहा जाता है। दोनों की अलग विशेषता होती है अपने आप में, कितने कहाँ से गुजरती है, कितनी होती है, टोटल क्या काम करती है, ये सारी अलग विशेषता, ये अलग टॉपिक पड़ता है, वहां से बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर लेंगे इनको। अब बात आती है ग्लोब है, ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाला, एक तो 0 डिग्री देशांतर, इसे प्रधान देशांतर भी कहा जाता है, इसे यामोत्तर रेखा अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, वो अलग अलग बातें पड़ती है। बात ये पड़ती है ग्लोब के ऊपर, जो अगर मैं बात करता हूं भारत की पोजीशन यहाँ पे है, ग्लोब पर भारत की पोजीशन कहाँ पे पड़ती है, तो आप बोलोगे सर हमें उत्तर में भी दिखाई दे रहा है और पूर्व के अंदर भी दिखाई दे रहा है, इससे भाग उत्तर का उत्तर, इससे भाग पूर्व का कौन सा पूर्व, तो मैं कह सकता हूं ग्लोब पर भारत की कौन सी पोजीशन है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा ग्लोब पर भारत में कौन से गोलार्ध में स्थित है, ग्लोब पर भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप सिंपल से कह सकते हैं अक्षांश रेखा से देखें तो उत्तर की ओर है, 0 डिग्री से देशांतर से देखें तो पूर्व की ओर है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे मैं दिखा देता हूं, तो इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा ये बना लेना भाई, या फिर से भूमध्य रेखा, इससे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, या फिर इससे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। ये साथ में आप बना लेना। यहां तक हो गया भारत की स्थिति, ठीक है। अब आपने कहा सर हमें ग्लोब पे आपने बता दिया, लेकिन ग्लोब में तो महाद्वीप भी पड़ते हैं, महासागर भी पड़ते हैं। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं अगला पॉइंट भी, ग्लोब पर यानी कि पृथ्वी पर, अभी आप किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा क्या सर ग्लोब क्या होता है। देखो एक पृथ्वी बड़ा रूप होता है, पृथ्वी को आसानी से समझने के लिए एक जिस प्रतिरूप को तैयार किया गया उसे ग्लोब कहते हैं, जिसे ग्लोब कहते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप है वो, उसे ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी को आसानी से समझने के लिए ग्लोब का निर्माण 1492 ईस्वी के अंदर मार्टिन बोहेम के द्वारा किया गया। इसके ऊपर विशेष कोण होते हैं जिसे अक्षांश व देशांतर कहा जाता है, विशेष कोण होते हैं जिसे अक्षांश व देशांतर कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव का निर्माण उत्तरी ध्रुव तारे के माध्यम से और दक्षिण ध्रुव का निर्माण सदर्न क्रॉस तारे के माध्यम से किया गया था।
ये सिंपल सी बात आपको ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए। उसी ग्लोब की बात करूं, ग्लोब के ऊपर स्थलीय भाग को तो महाद्वीप कहा जाता है और जलीय भाग को महासागर कहा जाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप व 5 महासागर है। लिखवा लेते हैं, 7 महाद्वीप, 5 महासागर। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। अब इसके ऊपर मानव रहित है, आपसे पूछ ले एकमात्र मानव रहित कौन सा है, तो आप बोल सकते हो अंटार्कटिका एकमात्र मानव रहित है महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे बड़ा तो आपको पता ही होता है एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो 2 बातें विशेष है जी, मैं लिख देता हूँ। मानव रहित है, मानव नहीं रहता है इसके ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर बर्फ से जमा हुआ, एशिया सबसे बड़ा, ठीक है। अगर मैं महासागरों की बात करता हूं तो 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद बात करता हूं तो आर्कटिक महासागर, और अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा तो यही है, बड़ा। और इसकी आकृति भी याद रखना भी, प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है, अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस के समान, हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एम के समान, आर्कटिक महासागर की आकृति डी के समान पड़ती है। ये आकृति से भी कभी कभार प्रश्न सीधा सा पूछ लिया जाता है, तो आपको आकृति के बारे में बातें पता होनी चाहिए। कि पृथ्वी पर कुल 7 तो महाद्वीप पड़ते हैं और 5 महासागर पड़ते हैं, और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं और 5 महासागर कौन कौन से पड़ते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, साथ साथ नोट करते रहना, बहुत सिंपल है। अब बात आती है भारत की स्थिति व विस्तार की। तीसरा पॉइंट जो आपको मैंने लिखवा रखा है, भारत की स्थिति व विस्तार, भारत की क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की बात करते हैं अभी बात करते हैं क्षेत्रफल का। दूसरा पॉइंट जो रहेगा अपना क्षेत्रफल का, पहला पॉइंट तो आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना, भारत का क्षेत्रफल, देखो भारत का क्षेत्रफल, इतने बड़े लेवल को भारत को किलोमीटर के हिसाब से मापे या फिर मील के हिसाब से बांटेंगे, तो अपने कह सकते हैं भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यही मैं भारत का क्षेत्रफल मील के हिसाब से बात करता हूं, मील के हिसाब से, तो 12,69,219 वर्ग मील है। अगर आपसे पूछे भी वैसे क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और बात करता हूं तो 12,69,219 क्या पड़ता है, वर्ग मील इसका क्षेत्रफल बढ़ता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 और भारत का क्षेत्रफल मील के हिसाब से 12,69,219 वर्ग मील पड़ता है, ये वर्ग किलोमीटर। आप बोलो सर ये तो बात जायज है, हमें ये बता दो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने बराबर हिस्सा है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है,
जो भारत का जो इतना क्षेत्रफल पड़ता है, विश्व अपने आप में अगर 100% पड़ता है, विश्व अगर अपने आप में 100% पड़ता है, तो जो भारत उसका हिस्सा 2.42% पे पड़ता है। कितना? 2.42% पे पड़ता है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, आप बोलोगे सर विश्व के इतने बड़े हिस्से पे अगर भारत रहता है तो भारत का कोई स्थान तो होना चाहिए विश्व में, कौन सा स्थान हो सकता है? मैं कहूँगा क्यों नहीं भाई, किसने बोला स्थान नहीं है? स्थानीय स्थान है। तो हम बोलेंगे विश्व में भारत का 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान पड़ता है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान पड़ता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान पड़ता है। ये भी, इस बात को भी दिमाग के अंदर छाप के रखना, ठीक है। आगे चले। हाँ, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान पड़ता है? 7वां स्थान पड़ता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब वो बोलोगे सर 7वां तो ठीक है, हमें ये सातों के साथ नाम बता दो, हमें सातों के साथ नाम बता दो। भी आप कह रहे हो भी 7वां स्थान पड़ता है, तो हमें ये सातों के साथ नाम बता दो भी कौन से 7वां स्थान पड़ता है, कौन सा हिस्सा पड़ता है, पहले पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, बड़े छोटे क्रम में सारे बता दो। मैं क्यों फिक्र क्यों करते हो भाई, चुपचाप लिख लिया करो। विश्व के सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं भाई, एरिया के हिसाब से। अब है कौन से? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत पड़ता है अपने 7वें स्थान पे पड़ता है भारत। बात तो ये आती है 8वें पे कौन पड़ता है, तो 8वां याद रखना, अर्जेंटीना। 8वां कौन सा पड़ता है? अर्जेंटीना 8वें स्थान पे पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का देश पड़ता है अर्जेंटीना, ये कि 7वें 8वें स्थान पे पड़ता है। बड़े कौन से? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश की बात करता हूँ, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा पड़ता है? विश्व का सबसे छोटा देश की बात करता हूं तो कौन सा पड़ता है विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। कौन सा पड़ता है? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 44 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, 44 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा तो रूस, और छोटा तो कौन सा पड़ता है? वेटिकन सिटी पड़ता है। अब मैं थोड़ी सी जनसंख्या के ऊपर हिसाब से बात कर लेता हूँ। जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा। देखो 2011 के हिसाब से बात करता हूं, आंकड़े जब भी पूछे जाएंगे तो 2011 के हिसाब से, या फिर 21 के हिसाब से, या फिर 31 के हिसाब से पूछे जाएंगे, तो मैं 2011 की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। तो 2011 के हिसाब से भारत का स्थान दूसरा पड़ता है। आप बोलो सर पहला किसका? मैं कहूँ देख लो भाई, चीन का 2011 से हिसाब से पहला, और दूसरे की बात करो तो भारत पड़ता है अपना, ठीक है। और 2011 के हिसाब से बात करते हो दूसरे स्थान पे था उस समय भारत का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 17.5% हिस्सा निवास करता है, जो कि पहले अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्रफल तो 2.42 के प्रतिशत पे है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% जनसंख्या यहाँ पे आपके निवास करती है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से उतार लेना भाई सभी सभी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आए किसी को, किसी को 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई सर क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, 1% भी किसी को दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा विस्तार की बात कर लेता हूं। विस्तार, ठीक है।
ठीक है, सुनना भी ध्यान से। ये भारत हुआ अपना। अगर मैं बात करूं दक्षिण में भारत कहां से शुरू होता है, तो आप भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के साथ जितने भी अक्षांश आएंगे, यानी कि ये भारत, ये ग्लोब था, यहाँ पे भारत था, तो भारत के साथ जितने भी अक्षांश आएंगे वो उत्तरी अक्षांश आएंगे। जैसे 0 डिग्री, 1 2 3 4, यानी कि जहां से भारत शुरू होता है और यहाँ तक सारे सारे कौन से अक्षांश आएंगे, उत्तरी अक्षांश आएंगे। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। उत्तर तक कहां तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। अगर भारत के साथ देशांतर भी आएंगे तो सारे पूर्वी देशांतर आएंगे, यानी कि 1 2 3 4। इसी प्रकार भारत जिस देशांतर से शुरू होता है वो देशांतर पड़ता है, कौन सा देशांतर पड़ता है, वो देशांतर पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा, 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है पूर्वी देशांतर से। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ता है। ठीक है, अब आपसे पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। आप बोले सर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा पड़ता है, तो मैं कह दूंगा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो पड़ता है वो तमिलनाडु पड़ता है। कौन सा, उत्तर का तो लद्दाख पड़ता है, इस साइड का गुजरात पड़ता है, इस साइड का अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। लद्दाख में अगर मैं बात करता हूँ सबसे दक्षिण का, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ दक्षिण का पॉइंट कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पे जो सबसे दक्षिण में पॉइंट पड़ता है ना उसे कहा जाता है कौन सा, कन्याकुमारी या फिर केप केमोरिन। उत्तर में पड़ता है सेंद्रा कोल कहा जाता है। यहां पे जो पड़ता है उसे सरक्रिक या फिर गोरमोता कहा जाता है। यहां पे जो पड़ता है उसे किबिथु या फिर वालागू कहा जाता है। लंबाई की बात करता हूं तो 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात करता हूं तो 2933 किलोमीटर भारत की लंबाई चौड़ाई पड़ती है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। लद्दाख तमिलनाडु, गुजरात अरुणाचल प्रदेश, लंबाई 3214 2933। इंदिरा कोल कन्याकुमारी, सरक्रिक या फिर गोरमोता या फिर किबिथु वालागू। लेकिन बात यह नहीं खत्म होती, अगर आपको बता दूं यहां पे लक्षद्वीप भी पड़ता है, यहां पे अंडमान निकोबार भी पड़ता है, ये भी भारत के हिस्से हैं। मुख्य भूमि तो यहां से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं अंडमान निकोबार की, ये बात करता हूं ना, अंडमान निकोबार वाली बात करता हूं, तो ये कहां से शुरू होता है, अंडमान निकोबार जो ये 6 डिग्री 45 से शुरू होता है। अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 से शुरू होता है, और यहां पे जो पॉइंट पड़ता है ना, तो मैं कह सकता हूं इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, पिग्मेलियन। इसे इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर पड़ता है। यह बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। आगे मैं चलूं, आपसे बेसिक्स आप पूछ ले, इसके बारे में एक दो बातें बता देता हूं। जो इंदिरा पॉइंट था या फिर पिग्मेलियन पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट 2004 में आई। 2004 में जो सुनामी आई थी उसके अंदर क्या हो गया था, जलमग्न हो चुका था। 2004 में जो सुनामी आई थी उसके अंदर जलमग्न होने वाला पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। इसकी बात करता हूँ भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भूमध्य रेखा से कितनी दूरी के ऊपर है ये, 876 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपको पड़ता है। ये भारत का विस्तार है, आपको पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 29 3214 2933। लद्दाख
तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। और बात करता हूँ तो इंदिरा कॉल पड़ता है कन्याकुमारी या फिर से केप केमोरिन भी कहा जाता है, केप केमोरिन भी कहा जाता है। सरक्रिक या फिर गोरमोता या फिर किबितु या फिर वालागू पड़ता है। ये आपको यहां से कंप्लीट होता है। पीछे को और मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। ये कुछ एक पॉइंट लिखे थे, फिर आपको मैंने ये बताया ग्लोब के ऊपर कौन सी स्थिति पड़ती है, फिर आपको मैंने ये कुछ बताया सबसे बड़े छोटे, फिर आपको मैंने ये बताया क्षेत्रफल के बारे में बताया, आपको मैंने विश्व के बड़े देशों के बारे में बताया, 2011 में विश्व में कौन सा स्थान ये बताया आपको मैंने, और भारत का विस्तार क्या पड़ता है ये आपको मैंने यहाँ से आपको कवर करवाया। ठीक है, बाकी अपने जो मिलते हैं वो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।